नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ओंकार जी चौधरी और हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर नमस्कार। लाउड स्पीकर से अजान के अतिरिक्त अब हनुमान चालीसा भी सुनाई पड़ रही। नमस्ते ओंकार जी। नमस्कार, नमस्कार। ये नमस्कार आपको भी और सभी लाउड स्पीकर श्रोताओं का जो युद्ध चल रहा है, ये क्या दिखाता है? बीएमसी के चुनाव? बीएमसी के चुनाव की तो खैर तैयारियां शुरू हो ही गई हैं। राज ठाकरे एक्चुअल में सक्रिय हुए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे कमजोर पिच पर खड़े हुए हैं। एक ऐसी पिच पर खड़े हुए हैं जहां वो सीधे सीधे जो एनसीपी और कांग्रेस की राजनीति है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसके कहीं घेरे में, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और जो हिंदुत्व को लेकर के एक पहचान थी शिवसेना की बाला साहब ठाकरे के समय से ही, कहीं ना कहीं वो लूज कर गए हैं, उसको उन्होंने खो दिया है। और बहुत सारा ऐसा मतदाता वर्ग है जो कमिटेड कहा जा सकता है शिवसेना के प्रति, बाला साहब ठाकरे के प्रति, उनके परिवार के प्रति। लेकिन पिछले करीब करीब 2 साल का, 2.5 साल का जो कार्यकाल इनका रहा है, उससे उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो उसका मोहभंग हुआ है। कारण बहुत सारे हैं। उनकी वजह से उद्धव ठाकरे से भी इनके कार्यकर्ता भी नाराज हैं। बहुत सारे विधायकों के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं, बल्कि असहज हैं इस बात को लेकर के कि हम जिस एनसीपी या कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, जीते थे या हारे थे, उनके साथ हमें अभी सत्ता शेयर करनी पड़ रही है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2024 में तब तक अगर ये सरकार रह जाती है तो सारे तीनों दल मिलकर के, एमवीए के तीनों दल मिलकर के ही चुनाव मैदान में जाएंगे। क्योंकि नाना पटोले तो ऑलरेडी और सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये भी भ्रम कांग्रेस की तरफ से नहीं रखा गया है कि 2024 तक वो साथ रहेंगे। उसके पहले भी कुछ खेल हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनमें राज ठाकरे को लग रहा है कि चूंकि वो हाशिए पर चले गए थे पिछले चुनाव में और जनता ने उनको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको ये एक्चुअल में गलतफहमी रही कि वो बाला साहब ठाकरे के ज़्यादा नज़दीक हैं बातें करने में, चेतावनी देने में, उठापटक करवाने में, मारपीट करवाने में। पर वो चीज़ें एक्चुअल में सिरे चढ़ नहीं पाई क्योंकि शिवसेना का गठबंधन बीजेपी के साथ था और बीजेपी एक बड़ी प्रभावशाली पार्टी होकर के वहाँ पर उभरी है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ थी। और जब उसने देखा विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी तो 105 सीटों पर ठिठक गई है और बिना हमारे ये सरकार बना नहीं पाएंगे, तब वो ड्रामा हुआ था जिसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि साहब बाला साहब के कमरे में अमित शाह ने ये वादा किया था, वो वादा किया था, जिसका बाद में अमित शाह ने खंडन भी किया। तो राज ठाकरे को अब ये लग रहा है कि अगर आप ये जो लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है, और सोनू निगम से लेकर के बहुत सारे सेलिब्रिटी भी और दूसरे लोग भी सार्वजनिक रूप से इसके प्रति नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि मुंबई में तो कुछ ये ज्यादा ही हो रहा है। तो उनको लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर वो अपने, अगर कोई जनाधार था उसको फिर से पा सकते हैं। तो इसलिए वो अब खुल करके अपने भाई के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और पिछले दिनों तो शिवसेना भवन के सामने भी उन्होंने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा
भजवाया था, करवाया था। और आज भी पूरा ड्रामा हुआ है। अमरावती से जो एमपी है, जो नवनीत राणा, और उनके हस्बैंड जो एमएलए हैं, उन दोनों ने ऐलान कर दिया था कि हम तो मातोश्री पे जाकर के आज हनुमान चालीसा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक्चुअल में इन्होंने मुख्यमंत्री पद हासिल तो कर लिया 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को तलाक दे करके, लेकिन शिवसेना का, मातोश्री का, ठाकरे परिवार का पानी कितना उतर चुका है, इन घटनाओं से आपको अंदाजा लग जाता है। जी, और दूसरी बात ये भी है कि मुद्दा ऐसा चुना गया है जिस पर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं कर सकता आसानी से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय है, और न केवल निर्णय है, जबकि इसके आप पूरे घटनाक्रम के परोक्ष में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सन 70 तक तो फतवे दिए जाते थे लाउड स्पीकर के विरुद्ध, और ये कहा जाता था कि लाउड स्पीकर जो है वो शैतान का काम है। और अचानक सन 70 के बाद क्या हुआ कि सारे के सारे चारों तरफ कंपटीशन में लग गए कि कौन कितना बड़ा लाउड स्पीकर लगा लेता है। और ये वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चूंकि काफिर को तंग करने से अल्लाह जो है वो जी। नेकी बरतता है, तो इसलिए काफिर को तंग करना जो है वो तो पूरी तरह से जायज़ है इस्लाम के अनुसार। तो वो तंग करते हैं। तो अब अगर आप तंग करेंगे तो फिर आपको वापस भी तंग किया जाएगा। तो इसलिए लीगल दृष्टि से बहुत ही साउंड ग्राउंड पे हैं, और आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी हथेली लगा दी है। बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस तो एक्चुअल में पिछले नवंबर में राज ठाकरे ने जो नया घर बनाया है, वहाँ होकर के आए थे, सपत्नीक होकर के आए थे। अभी हाल में नितिन गडकरी होकर के आए। उससे पहले जो इनके भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, वो गए थे। तो एक सिलसिला चल रहा है राज ठाकरे के यहाँ जाने का, उनसे बात करने का। टॉप लीडरशिप, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी। हालांकि सबने कहा कि भाई चूंकि नया घर बनाया है तो कटसी मीटिंग के लिए हम गए थे, मिलने के लिए गए थे, उनकी राज ठाकरे की माता जी का हालचाल जानने गए थे। पर जब ये पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, भले ही वो पारिवारिक मिलन होता है, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, तमाम तरह की बातें। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है। तो ये तो राज ठाकरे को पता है कि उनकी राजनीति अगर पटरी से उतरी है, उनकी संभावनाओं को अगर पलीता लगा है, तो उसकी वजह तो उद्धव ठाकरे थे। तो वो खामोश होकर के, चुप करके बैठे हुए थे पिछले 2 ढाई साल से। अब उनको मौका लगा है तो वो अब फ्रंट फुट पर आकर के चौके-छक्के उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा, कैच आउट होंगे या क्या होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन कम से कम अपनी तरफ से वो प्रयास भी ना करें, ये नहीं हो रहा है। और सामने नगर निगम के चुनाव हैं, बीएमसी के चुनाव हैं। तो बीएमसी के चुनाव को लेकर के शिवसेना जिस तरीके से खौफ खाई हुई है, और सबसे ज़्यादा अगर नाराज़गी कहीं दिखाई पड़ रही है शिवसेना के प्रति, तो जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, वहीं दिखाई पड़ रही है। कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, इनके समर्थकों में नाराज़गी है। कोविड काल में जिस तरीके से यहाँ तक के जो मंत्री थे या जिनके पदाधिकारी थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उनको भी सुनते हैं कि उचित उपचार नहीं मिल पाया। समय से उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई जिसके वो अ, उम्मीदवार थे कि भई अब तो हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, या शिवसेना की अपनी हुकूमत है तो हमें एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वीआईपी भी नहीं मिले तो उतना कम से कम संवेदनशीलता के साथ तो एड्रेस किया जाएगा। पर वो सब चीज़ें नहीं हुई, और गहरी नाराज़गी है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर पब्लिक में भी हताशा देखी जा रही है। बीजेपी जानती है कि इसको कैसे वोटों में तब्दील किया जाता है,
और बीएमसी में जैसी के वहाँ से फीडबैक मिल रहे हैं, जितने मित्र हैं, जितने पत्रकार हैं, उनका कहना है कि इनका जो 3 दशक का, साढ़े 3 दशक का अब तक का सत्ता में रहने का सिलसिला है, वो टूटने जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, उनको ये इन चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। अभी यशवंत जाधव के यहाँ जो छापे पड़े थे, जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं वहाँ पर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी संपत्ति सामने निकल करके आ रही है। और केवल 2 साल में, 2 साल पहले, 3 साल पहले उनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 160 करोड़ की संपत्ति का तो पता चल चुका है। उनकी बहुत सारी संपत्तियां सील की गई हैं, जब्त की गई हैं। इसी तरीके से संजय राउत, उनकी बेटियों का कारोबार, उनकी बेटियों के पार्टनर जो कंपनी में हैं, उनके यहाँ छापे पड़े, इनकी संपत्ति सीज हुई है संजय राउत की। उद्धव ठाकरे के साले साहब श्रीधर पाटणकर, ठाणे में 11 फ्लैट उनके जब्त हुए हैं। एक बड़ा सिलसिला, मतलब वो तो चलो बदनाम थे कि अजीत पवार, शरद पवार, लेकिन और बहुत सारे अब धीरे-धीरे निकल रहे हैं। नवाब मलिक की अभी संपत्तियां 60 के आसपास संपत्तियां सीज हुई हैं। उनके प्लॉट्स वगैरह, उनके 2 घर बांद्रा के जहां वो रह रहे थे, वो घर भी सारे, उनका कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई आय का स्रोत क्या है, कहां से टपक पड़ी इतनी संपत्ति। तो वहां जो खुला लूट चल रहा था संपत्तियों का, और सत्ता का भी जो खुला दुरुपयोग हो रहा था, उसके चिथड़े उघड़ रहे हैं। और संजय राउत के बयान देखिए तो वो सिर्फ एक बयान डे 1 से दे रहे हैं, जब से उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने हैं, कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराना चाहती है। अब 2.5 साल से तो नहीं गिरी है, 2.5 साल से तो कुछ और काम हो रहा है। लेकिन अभी भी उनका वो डायलॉग जो है वो जारी है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए ये सब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बड़ी सीधी है कि भाई हम गिराने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। जो मैसेज जा रहा है इन सब कार्रवाइयों से, उसके लिए उतना काफी है। और जब भी चुनाव होंगे, अब हो जाए 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, या वो निर्धारित समय पे ही हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मुझे लगता है संजय जी कि शुरुआत बीएमसी से और नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव से होने वाली है। जी, यहाँ से शुरू होगी और उसके बाद फिर आगे जाएगी। अगर मान लीजिए, जिसकी मुझे संभावना अधिक लगती है, नाना पटोले जो भी कहते रहे कि ये तीनों पार्टियां यदि मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो फिर इनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कोल्हापुर नॉर्थ में जो सीट जो जीती हुई थी, पहले कभी शिवसेना यहाँ से लड़ती थी, पिछली बार भी शिवसेना यहाँ से लड़ी थी, जीती कांग्रेस थी। अब कांग्रेस की जीती हुई सीट पे दोबारा जब उपचुनाव हुए तो उस पर कांग्रेस लड़ी, शिवसेना लड़ी ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीट पे जहाँ से वो नहीं लड़ती थी कभी, पहली बार लड़के और ठीक ठाक प्रदर्शन, ठीक है, आ रही लगभग 18-20 हज़ार से, लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन ऐसी सीट पर जहाँ कभी पहले वो लड़ी नहीं है। आप तो बिल्कुल ये ठीक। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति में एस्टैब्लिश करने का काम कर दिया है शिवसेना ने, कि वो जो शिवसेना की जो सीटें जहाँ पर वो पहले नहीं लड़ा करते थे, उनको पूरा समय मिल गया। 2.5 वर्ष से वो तैयारी कर रहे हैं, और समय आते-आते, क्योंकि 2014 में लड़े थे तो बड़े हाबड़-ताबड़ में लड़े थे। उनके पास कैंडिडेट नहीं थे सारी सीटों के, उसके बाद भी बड़ी अचानक उनको 10-15 दिन के अंतराल में कैंडिडेट ढूँढने पड़े थे। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से बीजेपी को न केवल नंबर 1 लेकिन पूरी फुल मेजॉरिटी देने का काम जो है वो शिवसेना ने उसके लिए जमीन तैयार कर दी है। संजय जी, स्थिति ये है कि जो शिवसेना का जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने सही कहा है,
2019 का रिजल्ट मेरे सामने है, इसका जो आपका कोल्हापुर उत्तर है। कांग्रेस के चंद्रकांत यादव, जिनकी कोरोना से डेथ हो गई और उसकी वजह से चुनाव हुआ, उनकी पत्नी को टिकट दिया कांग्रेस ने। इनको 2019 के इलेक्शन में 91,053 वोट मिले। शिवसेना का कैंडिडेट राजेश विनायक क्षीर सागर 75,854 वोट मिले। और 2019 यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का संयुक्त कैंडिडेट। अभी 2022 जब बाई इलेक्शन हुआ तो जयश्री यादव, जो चंद्रकांत यादव की पत्नी है, उनको 96,226 वोट, और सत्यजीत कदम जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं 77,426 वोट। यानी शिवसेना कैंडिडेट को जितने वोट मिले थे उससे भी 2,000 ज्यादा बीजेपी को मिल गए। जितना वोट उसको मिला था शिवसेना कैंडिडेट को, वो सारा शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। और उसको 2019 में भी 91,000 वोट मिले थे, अब 96,000 वोट मिले। तो आप ये समझ शिवसेना लीजिए साथ में थी, केवल 5,000 वोट ऐड हुए। शिवसेना भी, एनसीपी भी, मतलब ये सब साथ हैं। शिवसेना फिर भी एक और आंकड़ा मैं देता हूं। एक मैं देख रहा था, जी ये वाला, जो नांदेड़ में कांग्रेस जीती थी, बाई इलेक्शन 3 हुए हैं अब तक। एक पंढरपुर में, एक आपका नांदेड़ की जो डेगलूर थी, और एक तीसरा ही कोल्हापुर उत्तर। तो नांदेड़ की जो डेगलूर सीट थी उस पर जो 2019 में शिवसेना का कैंडिडेट लड़ा था, बीजेपी शिवसेना का संयुक्त कैंडिडेट था, उसको वोट मिले थे 66,974। और जो जीतने वाला था कांग्रेस का, उसको मिले थे 89,407। आप ताज्जुब करेंगे, 2021 में जब उपचुनाव हुआ, बीजेपी के कैंडिडेट को ठीक उतने ही वोट मिले जितने 2019 में शिवसेना के कैंडिडेट को मिले थे। 66,974 मिले थे, बीजेपी को 66,907 वोट मिले। तो शिवसेना का पूरा वोट जो है वो बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है। और ये शो करता है, ये दो रिजल्ट आपको शो करते हैं कि शिवसेना जो है वो कितना बड़ा नुकसान झेलने जा रही है। कांग्रेस तो 2 सीटें जीत गई, नांदेड़ भी जीती, और अब कोल्हापुर उत्तर भी जीत गई। लूजर कौन है? शिवसेना। और लूजर दूसरा है एनसीपी, जिसने पंढरपुर की सीट जीती 2019 में, और 2021 में जब चुनाव हुआ तो हार गई। और उसमें तो क्लोज फाइट हुई, पंढरपुर में दोनों के बीच में क्लोज फाइट हुई थी। 1,09,450 बीजेपी और एनसीपी 1,05,717। यानी शिवसेना का जो वोट है वो हर जगह इतना निराश है अपने चीफ मिनिस्टर से, अपनी पार्टी से, कि वो शिफ्ट कर रहा है बीजेपी की तरफ। और जब मेन चुनाव होगा विधानसभा का, आप तब अंदाजा लगाइए क्या होगा शिवसेना का। भले ही तब भी कांग्रेस और एनसीपी इनके साथ खड़े हों, लेकिन जो इनसे निराश है, हताश है, वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनकी जो बौखलाहट है, परेशानी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। जी। और साथ में जो सारे के सारे जो ईडी के केसेस चल रहे हैं, जैसे आपने बताया, जो ईडी के केसेस चल रहे हैं, कितने सारे तो नेता बंद हो गए, नवाब मलिक बंद हो गए, और अनिल देशमुख तो पहले से ही बंद है। परमवीर का ये कुछ कर नहीं पाए, बाकी जिसके विरुद्ध भी जाते हैं, ये किरीट सोमैया का ये कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत प्रयत्न कर लिया इन्होंने। किसी भी नेता को ये अरेस्ट करते हैं, वो कोर्ट से तुरंत बेल मिल जाती है, इस वजह से नहीं कि कोई उनके प्रति नरम रुख है, लेकिन इसलिए क्योंकि इनका केस इस तरह का लचर होता है। उसके खिलाफ कुछ होता ही नहीं इनके पास में। ये सिर्फ लोगों को सबक सिखाने के लिए, या
दहशत ज़्यादा करने के लिए कि अगर आपने हमारे पाप उघाड़े तो हम आपको भी अंदर डाल देंगे, हमारे हाथ में भी पुलिस है। ये मत समझो कि सेंट्रल एजेंसियां ही यहाँ आकर के कार्रवाई कर सकती है, हमारे हाथ में भी महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस है। तो हम बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। उखाड़ दिया। एक हेडिंग लगाया था सामना में संजय राउत ने, जब बुलडोजर चला था कंगना रनौत के ऑफिस पर, बंगले पर, और उसके बाद क्या क्या उखड़ा है, किस किस का उखड़ा है, ये अब सब जानते हैं। और एक मजाक बना के रख दिया, मतलब इन लोगों ने। देखिए, जब कोई सत्ता में आता है, हालांकि ये तो बहुत ही अनैतिक तरीके से और जनादेश को डिच करके एक तरीके से सत्ता में आए थे, बल्कि सत्ता को कब्जाया था। 3 फेल स्टूडेंट समझ लीजिए, और इन सब ने मिलकर के डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की। इस मायने में मैं कह रहा हूं कि 2019 का जो जनादेश था विधानसभा के लिए, वो तो देवेंद्र फडणवीस के लिए था, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार फिर से बनाने के लिए था। लेकिन इन्होंने केवल बीजेपी को डिच नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता के उस जनादेश को भी डिच किया, जो बहुत अपेक्षाओं के साथ इनको वोट देने पहुंचे थे मतदान केंद्र तक। और उन्होंने 2 पार्टियों को सीधे सीधे सत्ता से बाहर करने के लिए वोट किया था। एक कांग्रेस, 288 में से केवल 44 सीटें, और दूसरी एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, 288 में से केवल 54 सीटें। लेकिन उनके साथ इन्होंने गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी डिच किया, वहां की जनता को भी किया, सत्ता में बैठ गए। चलिए, आप सत्ता में बैठ भी गए। ये कोई पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र में इस तरीके से गठबंधन की कोई सरकार बनी हो, देश के दूसरे राज्यों में भी बनती रही है। तो वो मान लेते हैं कि चलिए साहब, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? एक मौका था आपके पास, खास तौर से शिवसेना के पास एक मौका था कि जिन पॉकेट्स में, जिन क्षेत्रों में वो नहीं है या कमजोर है, वहां अपने आप को मजबूत करते। लेकिन आप ये ऊपर वाले का प्रकोप कह लीजिए, जब ये सत्ता में आए उसके कुछ महीनों बाद ये कोविड-19 शुरू हो गया, और महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा तेज गति से फैल गया। तो इनको वैसे भी, मतलब कुछ करने का भी अवसर और सांस मिला नहीं। और जो हालात हैं वो अब हमारे आपके सामने हैं। ये अपने वोट बैंक को ही मजबूत करने के लिए कुछ कर लेते, वो भी नहीं कर पाए, बल्कि उसको भी नाराज कर बैठे। और जो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आया था, शायद आपकी नजरों से भी गुजरा हो, कि जो तीनों घटक दल हैं, एनसीपी, कांग्रेस और आपका शिवसेना, इनके जो मंत्री हैं, इनके पास जो विभाग हैं, उनके लिए जो एलोकेशन हुआ था बजट का, सर्वाधिक अगर किसी को एलोकेट हुआ है बजट, वो एनसीपी है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, और जिसका मुख्यमंत्री है उसको सबसे कम मिला है। तो ये लोग जनता के काम भी उतने नहीं करा पा रहे। और अब तो अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि शिव सैनिकों को ये नाराजगी है कि केवल एनसीपी के मंत्री ही उनकी अनदेखी नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस के ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिवसेना के भी कर रहे हैं, वहां भी उनकी सुनवाई नहीं होती। और पिछले दिनों खबर आई कि कांग्रेस के 25 एमएलए नाराज, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है कि हमें तो ये पता ही नहीं था, 2.5 साल बीत गए, कि हमारे लिए कोई मंत्री नियुक्त किया गया है कि वो हमारे आंसू पोंछेगा, या हमें ढाढ़स बंधाएगा, या वो अकेले ही लूट रहे हैं, हमें भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। ये तो हमें अब पता लगा है कि कौन कौन मंत्री, कौन कौन से विधायकों को धैर्य बंधाएगा। तो वहां, मतलब एक खुला खेल फर्रुखाबादी, और वो चीजें अब सामने आनी शुरू हो गई कि यार 2.5 साल तो बीत गए, अकेले ही खाए जा रहे, मतलब हमारा कोई हिस्सा ही हम तक नहीं आ रहा। हम भी तो सरकार को टिकाए हुए हैं,
हमारा भी तो एक वोट है। तो वहां सारे दलों के विधायकों की ये हालत हो गई है। और बताएं आपको अभी जो समाचार आ रहे हैं उन समाचारों के अनुसार पुणे में राज ठाकरे जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वहां अभूतपूर्व भीड़ है जी जी। और उसका काउंटर जो है वो एनसीपी कैसे कर रही है। एनसीपी जो है उसका काउंटर कुछ मंदिर है, कह रहे साहब वो हनुमान मंदिर में हम इफ्तार पार्टी करेंगे। कोई मिल गया होगा उनको हनुमान मंदिर जहाँ हो जिसने, अब उनकी सरकार है तो कर लिया होगा उन्होंने जबरदस्ती करके। तो इसका उत्तर जो है वो कह रहे हैं कि हम मंदिर में इफ्तार पार्टी करके करेंगे और वहां मुसलमान आरती भी करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि जो भी आरती करेगा वो खारिज कर दिया जाएगा इस्लाम से। इनको लगता है कि इस्लाम की पूरी जानकारी नहीं है। फिर जो मैं कहता हूँ ना कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सिर्फ मंदिरों में गाया गया, किसी मस्जिद मदरसे में कभी नहीं गाया गया। जी। और उसका एक और वो कह रहे हैं एनसीपी वाले कि इसका जो लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों पर, इनका और भी उचित उपयोग कीजिए और इन पर से जो तेल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के, डीजल के, उसके बारे में बोलिए और उसके उसकी निंदा कीजिए। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह के यदि काउंटर करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। और अब तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे सुझाव आने शुरू हो गए। कई लोगों ने बड़े मज़ेदार सुझाव दिए। एक मैं पढ़ रहा था कि साहब ये अज़ान तो आप 2 टाइम या 5 टाइम करते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं। ये जो लाउड स्पीकर खाली हो जाते हैं, उसके बाद इस पे हनुमान चालीसा बजाइए। हाँ, ये तो तो बिल्कुल गंगा जमुनी तहज़ीब तो यही कहती है। तो इत और देखिए उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी दुविधा क्या है? असमंजस क्या है? कि वो 2 ऐसी पार्टियों के साथ नाव पे सवार हैं, जो दोनों ही मतलब उस कम्युनिटी के साथ यानी मुस्लिम बिरादरी के साथ डट करके खड़े हुए हैं और खड़े हुए दिखना भी चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे का जो बेस वोट रहा है, वो तो हम आप सब जानते हैं। बाला साहब के समय से ही वो किस-किस तरह की बातें सुनाते थे। ख़ास तौर से जो तुष्टीकरण की नीति होती थी अलग-अलग पार्टियों की, उनके उनका पूरा जीवन जो है इसी के खिलाफ बोलते हुए बीता, संघर्ष करते हुए बीता। शिवसेना की पहचान ही इस रूप में थी। तो एक तरीके से इन्होंने जो बाला साहब ठाकरे ने कमाया था, वो जैसे सेंटर में हम देखते थे, चौधरी चरण सिंह जैसे भी नेता थे, लेकिन एक समय था जब उत्तर से लेकर के और उड़ीसा तक, गुजरात तक उन्होंने टिकट बाँटे थे। 83 टिकट बाँटे थे एक समय। और उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से पतन हुआ उनकी राजनीतिक विरासत का, अजीत सिंह ने ही क्या कर दिया था। फिर उनके पोते जयंत चौधरी, थोड़ी-सी साँस इस बार आई है, पर कितनी? वो भी भागने को तैयार बैठे हैं अगर कोई उनकी कीमत लगाए तो। वही हालत महाराष्ट्र में होने जा रही है। जो मैंने कहा था कि ऐसी बहुत सारी पॉकेट हैं, जहाँ पर शिवसेना का जनाधार रहा है। पर बहुत सारी ऐसी पॉकेट हैं, जहाँ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत वोट मिल जाते हैं। उसको मजबूत करने के लिए कुछ तो कर लेते। महाराष्ट्र की जनता के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, कोविड नहीं रोक पाए। जिन-जिन सपनों को लेकर के आपने ये शायद मैक्सिमम मिनिमम प्रोग्राम तो इनका या मिनिमम प्रोग्राम तो इनका यही रहा है कि जो ये सारे अब पाप उघड़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। पर अगर कुछ और भी था दिमाग में कि एक बेहतर महाराष्ट्र बनाएँगे, लोगों को और अच्छी सुविधाएँ देंगे, अपना जनाधार बढ़ा कर के आगे के लिए 2024 के लिए बेहतर संभावनाएँ तलाश करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे, वो तो कुछ कर नहीं पाए। बल्कि एज़ ए लीडर भी कोई अपनी छाप छोड़ पाए हों उद्धव ठाकरे, ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। सदन के भीतर भी उनका परफ़ॉर्मेंस कुछ ऐसा नहीं है, कोई यादगार भाषण मुझे याद नहीं आता है। और अब तो उनके बारे में मज़ाक उड़ने लगा है।
लोग कहने लगे कि ये ऑनलाइन चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब कभी मैदान में जाते नहीं, लोगों के बीच में जाते नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस हर जगह जाते हुए दिखाई देते हैं और ये हमेशा ऑनलाइन भाषण देते हैं। अभी कोल्हापुर के लिए भी ऑनलाइन ही भाषण दिया इन्होंने, वहाँ भी नहीं गए। तो एक मजाक बना करके रख दिया इन लोगों ने। हमारे अशोक गहलोत जी जैसे हैं। जी, जी। हालांकि अब तो निकलने लगे वो थोड़ा बहुत, लेकिन 2.5 साल तक तो उन्होंने ऑनलाइन ही काम चलाया सारा। यही हालत महाराष्ट्र में आप देख रहे अलावा हैं। उसके, जबकि एमएलएस को होटल में बंद कर रखा था तब के अलावा। जी, जी। तो ये काफी ऑनलाइन लोग लग रहे हैं। आपकी बात का जी, समर्थन करते हुए मैंने एक जिसको कहते हैं एक छोटा मोटा सर्वे कराया, जी, जी। जिसको कहते हैं कि ऑनलाइन टाइप का, लोगों से कुछ सवाल पूछे बीएमसी के बारे में और आपके महाराष्ट्र असेंबली के बारे में। महाराष्ट्र असेंबली में तो 288 सीट है, 288। 288 जी। जी हाँ, और बीएमसी में सीट है 227 यानी 227। इसके पहले कि मैं उनके बारे में आपको जो हमारा सर्वे है उसका रिजल्ट बताऊं, तो मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया आप सभी जो हैं वो अपने जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ लें। जो लोग देख रहे हैं वो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबा दें। हमें जो लोग नए हमसे जुड़े हैं आज जो देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें हमारी चैनल को। और आप सभी से अनुरोध है कि सपोर्ट के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट भी अवश्य करें। तो मैं आपको बता रहा था जो हमने एक सर्वे किया है, तो दर्शकों ध्यान से सुने। तो पहले तो बीएमसी की बताते हैं कि बीएमसी की 227 सीटें हैं, जिसमें कि चुनाव हुआ था पिछली बार तो परफॉर्मेंस आई थी बराबर बराबर से, एक सीट ज़्यादा थी आपके शिवसेना की 94-93, और कांग्रेस काफ़ी कोलैप्स कर गई थी। कांग्रेस का कोलैप्स का ये कारण था, जब भी शिवसेना से बीजेपी अलग लड़ेगी तो नॉर्थ इंडियन वोट मुंबई में बीजेपी को मिलेगा। जब भी वो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ती है तो वो वोट जो है वो कांग्रेस की ओर खिसक जाता है। आपको जी, ध्यान हो जी। कि कांग्रेस जो थी ये इसी कॉम्बिनेशन से जीतती थी, नॉर्थ इंडियन प्लस मुस्लिम। ये जो कॉम्बिनेशन था ये स्ट्रेंथ हुआ करता था बीजेपी की। अगली बार जो होने जा रहा है वो काफी गंभीर है, क्योंकि 227 में से बीजेपी जो है वो 140 तक सीटें जीत सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एनसीपी का कोई खास वजूद है नहीं, वो कोई 5-7 सीटें ही जीती थी पहले भी। और अब जो ये इनका विभाजन होगा उसमें बहुत सिर फुटबॉल होने वाली है। हो सकता है कि ये आपका जो एमवीए गठबंधन है, जिस दिन भी बीएमसी के चुनाव हो तो उसकी सीट बंटवारे को लेकर टूट जाए, क्योंकि वहां क्लैश होगा कांग्रेस का और शिवसेना का। बिल्कुल। और यदि कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी साथ साथ चुनाव लड़ती हैं तो भी बीजेपी 140 सीट लेकर आएगी। और यदि ये अलग अलग लड़ती हैं तो बीजेपी और भी ज्यादा जा सकती है, और उस स्थिति में कांग्रेस की सीटें शिवसेना से अधिक जा सकती हैं। ये बीएमसी का एक मोटा मोटा हमारे सामने एक अनुमान आया है। तो बहुत हमने सही है। उसकी जो सर्वे है वो करीब 1000 लोगों में ही किया है, बहुत अधिक नहीं। और महाराष्ट्र का जो है उसमें, महाराष्ट्र के जो सर्वे किया है उसमें यदि आज चुनाव हो जाए तो भाजपा अकेले दम 170-180 सीट आराम से ला रही है। वो तब जब ये तीनों साथ मिलके चुनाव लड़े, और यदि ये अलग अलग लड़ेंगे तो फिर शिवसेना जो है वो चौथे नंबर पे जाएगी और उसकी सीटें मुश्किल से 20-25 पे टिकेंगी। यह स्थिति बिल्कुल अब सही। पूरी तरह से बन चुकी है, और ये आगे और भी आपके स्ट्रेंथन होती जाएगी।
जहाँ तक मुंबई का प्रश्न है, मुंबई में 31 सीटें हैं, वो ग्रेटर मुंबई में पूरे में मिला के, तो उस 31 सीटों में आप 35 सीटें हैं। 35 सीटों में से 16-11, 16-15 ये हुआ था 2014 में, और जब साथ-साथ लड़ी थी तो ये 27 सीटें जीती थी। यह जो 16-15 हुआ था, वो अगली बार के चुनाव में 25-5 होने वाला है बीजेपी और शिवसेना में। ये हाल है शिवसेना का, और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि शिव सैनिकों की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। बहुत ही खराब है। मैं आपकी जो ये अभी सर्वे आपने बताया है, इसको एक और फिर अंडरलाइन करता हूँ। 2014 में शिवसेना और बीजेपी दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ी थी, और ये जो कोल्हापुर है, जहाँ के रिजल्ट के बारे में हमने बात की थी शुरू में, वहां से शिवसेना जीती थी, और इसके कैंडिडेट को मिले थे करीब-करीब 70,000 वोट। कांग्रेस को मिले थे 47,000 वोट, और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 40,000 वोट। और इस बार इस 40,000 में, चूंकि फिर अलग-अलग लड़े हैं, 36,000 और प्लस हो गए हैं बीजेपी के साथ। ये 36,000 कहां से आए हैं? ये सारे शिवसेना के आए हैं। एक कोल्हापुर में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना के 30,000 से ज्यादा वोट आ रहे हैं, और वो उसको नहीं पड़ रहे हैं, कांग्रेस को नहीं पड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, वो तो बिल्कुल बीएमसी के चुनाव, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि बीएमसी के चुनाव को टालने के लिए बीजेपी क्यों सहमत हो गई। यदि बीजेपी सहमत नहीं होती और इसको चैलेंज करती, कोर्ट में जाती, तो निश्चित रूप से इनको बीएमसी के चुनाव समय पर करवाने पड़ते। अब ये जो पूरा का शायद पूरा जो ओबीसी का जो मसला है, रिप्रेजेंटेशन का मसला है, संभवतः उनको ये लग रहा होगा कि साहब की ओबीसी मत इससे बिखर जाएगा, लेकिन जो हमने आकलन किया उसमें ओबीसी इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा तो वो प्रश्न खड़ा ही नहीं हो पा रहा है कहीं पर। किसी भी ओबीसी को शिवसेना में तो कोई अपना खैरख्वाह दिख ही नहीं रहा है। तो वो क्यों इस मामले में इस भटकी है, या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका क्या कैलकुलेशन है। यही मिस्टेक जो है देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में भी की थी, जब वो शिवसेना के साथ जाने को तैयार हो गए। 2019 में अकेले लड़े होते तो हाँ, वो बहुमत के पास पहुंच जाते ये हैं। बहुमत के पास होते। 144 का मतलब 100, जिस तरह से 121 पहले बार आई थी, तो 130 तक होते, सरकार बनाते आराम से। हाँ, बिल्कुल बना लेते हैं। मैं सहमत हूँ बिल्कुल आपसे। कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, या पार्टी के भीतर ही जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं उनकी तरफ से कोई प्रेशर होगा कि इस तरह की आशंका है कि एनसीपी या कांग्रेस, शिवसेना की तरफ से भी फिर बीजेपी के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता कि इनकी वजह से ये चीजें जो हैं नहीं हो पा रही हैं। तो उसका नुकसान कहीं बीएमसी और नगर निगम के दूसरे चुनाव में, नगर परिषदों के दूसरे चुनाव में, और आगे जाकर के कहीं लोकसभा और विधानसभा में भी ना उठाना पड़ जाए, शायद इसलिए हिचक रही होगी। यही मेरा भी आकलन है। और एक और हमने लोकसभा के बारे में भी सर्वे किया। जी जी। लोकसभा में 48 सीटें हैं, और इस समय बीजेपी 26 पे लड़ी थी, 25 पे जीती। तो बीजेपी यदि 48 सीटें लड़ती है तो कम से कम 35 सीटें जीतेगी, और यह आंकड़ा उससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे महाराष्ट्र से, तो आप बताएं कि हमारा जो ये सर्वे आया है वो आपकी दृष्टि में कितना सही है।
और यानी जो नुकसान पश्चिम बंगाल में संभावित है, उसकी पूर्ति महाराष्ट्र से हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। महाराष्ट्र से बहुत आराम से हो सकती है। बस ये है कहीं अंतिम अवसर पे कहीं को फिर से नहीं लग जाए कि जो शिवसेना अगर इनके चरण पखाड़ते हुए आ जाए तो फिर से उसको ले ले। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ये तो होगा तो फिर बहुत नुकसान होगा। ये तो आत्महत्या हो जाएगी। फिर लोगों की नाराजगी इनको भी झेलनी पड़ेगी। जी हाँ, और शिवसेना का कोई पिछली बार 2019 में भी 20 सीटें देने का कोई मतलब नहीं बनता था। क्यों 20 सीटें दी उनको? खैर, कोई बात नहीं, जो भी है जो गलती इन्होंने की उसका तो इन्होंने किया ही किया, उसका खामियाजा भुगतेंगे। बंगाल का भी आज रिज़ल्ट आया है और बंगाल में आपने देखा कि जैसा हम लगातार संभावना व्यक्त कर रहे थे, बिहारी बीजेपी बाबू की 2,64,000 से जीते। वाइप आउट हो गई है। आसनसोल जैसी सीट जहाँ से वो 2 बार जीती थी, वहाँ 2 लाख लगभग 3 लाख से वो हारी है। और जैसा मैंने कहा था, लगातार मैं कह रहा हूँ कि 1 सीट से अधिक मुझे बीजेपी जीतती दिख नहीं रही है। और ये पूरा का पूरा ठीकरा जो है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम होना चाहिए। ये है जो एक बिल्कुल, ये कोई ऐसा मौका नहीं था जिसमें आप कहते कि नहीं, 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 नहीं साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का इश्यू है। आपके ऊपर दायित्व लिया हुआ है, आर्टिकल 355 ने दायित्व दिया हुआ है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगे तो केंद्र का दायित्व है। वहाँ पर ये अपने आप को, जिसको बोलते हैं कि पाक साफ दिखाने के लिए राष्ट्र के साथ एक तरह से, राष्ट्र के साथ मैं कहता हूँ कि एक कमज़ोरी दिखाई गई है। तो वो बंगाल में स्पष्ट दिख रहा है। जी। बिहारी बाबू को ले आई है वो लोकसभा में। अब बिहारी बाबू जो बाहर बोल रहे थे, अब लोकसभा में बोलेंगे आकर के, और अच्छे मतों से जीत करके। खामोश। बालीगंज से भी बाबुल सुप्रियो को 20,000 से ज्यादा की जीत मिली है। 20,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीती है वो। बीजेपी के लिए उपचुनाव तो संजय जी हर जगह ही थोड़े निराशाजनक रहे हैं। कोल्हापुर में हालांकि उसके वोट बढ़ गए हैं। अकेले लड़ी थी 2014 में तो 40,000 आए थे इस सीट पे। अकेले अभी लड़ी है तो 76,000 आए हैं, 36,000 और बढ़ गए हैं। लेकिन हार तो हार होती है, सीट तो आप नहीं निकाल पाए। इसी तरीके से टीएमसी के दोनों जगह अग्निमित्रा पॉल भी चुनाव हार गई। शत्रुघ्न सिन्हा जीते, उधर बाबुल सुप्रियो विधानसभा जीत गए, केया घोष हार गई। और बिहार की बात करें तो आरजेडी जीत गई बोचहा से। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी डिफीट मिली है। 36,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी हारी है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ सीट कांग्रेस हारी, जीती है। तो कह सकते हैं कि उपचुनाव तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशगवार नहीं रहे हैं। हालांकि इससे ठीक पहले आपने 5 में से 4 राज्य जीते हैं और सारे राज्य महत्वपूर्ण हैं। केवल मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात नहीं करता, मणिपुर भी, गोवा भी, सब महत्वपूर्ण है। चारों में आपकी सरकार थी, फिर से आपने रिपीट की है। तो एक सदमे में थे ये भाजपा विरोधी। पर उपचुनाव से खास तौर से जो लुटियन मीडिया के लोग हैं और जो लिबरल पूरा गैंग है, उसको कुछ कुछ बातें करने का तो मौका मिल जाएगा कि साहब भारतीय जनता पार्टी ये, भारतीय जनता पार्टी वो। लेकिन उपचुनाव का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा महत्व होता है उस तरीके से। कई बार हम बिहार ये में भी देखना पड़ेगा हमको कि बिहार में वो इनके अलायंस की सीट थी, एनडीए की सीट थी। हाँ, और वहाँ ये बुरी तरह से हारे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी जो है एक निश्चित रूप से इनको इसकी परेशानी तो होनी चाहिए। हालांकि बिहार में तो ये और ही सपने देख रहे हैं कि नीतीश बाबू अगर आंखें दिखाना शुरू करें तो उनको अलग करें और वहां फिर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ें।
पर इस चुनाव की अगर जहां तक बात करें तो नीतीश कुमार के भी फोटो शायद आज ही आए हैं, गोल टोपी लगाए हुए, कहीं इफ्तार अच्छा, पार्टी देते इफ्तार पार्टी कर हैं। तो अब उनके लिए इसको इफ्तार ही आप बचा। हुँ, कोइंसिडेंट कह लीजिए या कुछ भी, पर नीतीश मुझे लगता है कि यहाँ कारगर नहीं रहे। और ये ऐसे समय अगर आरजेडी 36,000 वोटों के अंतर से जीतती है तो ये एक खतरे वाला संकेत है बीजेपी के लिए भी और नीतीश के लिए भी। जी। तो आइए अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। प्रश्नों से पहले फिर से एक बार सभी से अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें, साथ में हमें सपोर्ट भी करें डिस्क्रिप्शन में जाकर। डॉक्टर शर्मा, क्या एमवीए प्री पोल अलायंस बना के इलेक्शन में जाएगा? अगर ऐसा हुआ, विल इट स्वीप द इलेक्शंस? कौन कौन स्वीप करेगा? एमवीए? जी हाँ, ये कह रहे हैं कि एमवीए 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 कहाँ हैज़ से? एमवीए कहाँ से स्वीप करेगा? वो तो आखिरी दम तक भी कोशिश करेंगे कि वो सत्ता से चिपके रहें। वो प्री पोल नहीं कराएंगे, किसी कीमत पे नहीं कराएंगे। और प्री पोल अगर करा लेंगे तो बुरी तरह हारेंगे। नहीं, प्री स्वीप पोल करने को तो अलायंस कह छोड़ो। रहे हैं कि जब अगला चुनाव होगा तो क्या वो प्री पोल अलायंस बना के जाएँगे? और प्री ऐसे पोल में क्या वो अलायंस बना इलेक्शन करके भी वो क्या कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा मतदाताओं के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में, और इतने अंतर विरोध हैं विचारधारा के स्तर पर लेकर के। इनके बयान देख लीजिए उठा करके, तीनों के ही। नाना पटोले किस तरह के बयान देते हैं, एनसीपी की लीडरशिप किस तरह के बयान दे रही है, या संजय राउत बार बार अपने आप को हिंदुत्व का प्रोधा अभी भी बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो अंतर विरोध इतने ज्यादा हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत बड़ा फायदा इनको होने वाला है। और इतनी नाराजगी है लोगों में, जैसा अभी संजय जी ने कहा है, वहां तो एक तरफा होने वाला है। कुछ कुछ पॉकेट्स छोड़ दीजिए, वरना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा उलटफेर, कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा इस बीच आ गया तो अलग बात है, वरना मुश्किल होगा। साइकोलॉजिस्ट एंड आई सेंडिंग माय रेगुलर सपोर्ट। बाय द वे, हमार वोक मजाक कहे समझे नहीं आप, हम इस हिज हर की जगह नी लगाए रहे सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। साइकोलॉजिस्ट, प्लीज कीप योर गुड वर्क ऑन। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। अभंग सनातन के बिग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट करंट बीजेपी एमपीज इन महाराष्ट्र। हो सकता है, हो सकता है कुछ लोगों के खिलाफ नाराजगी हो। ये हर जगह रहती है, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है। यूपी में अभी चुनाव होकर के निपटे हैं, बहुत सारे एमएलए के खिलाफ और मंत्रियों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी जानकारी आ रही थी। और ये चीजें हम लगातार अपने प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि जितने टिकट बदले गए हैं उससे कहीं ज्यादा टिकट बदले जाने चाहिए थे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई थी कि ज्यादा टिकट नहीं कटे, फिर भी 100 के आसपास तो टिकट काटे थे बीजेपी ने। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में भी और दूसरे राज्यों में भी जहां जहां एमपीज का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, अप टू द मार्क नहीं रहा, या उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आती हैं, कई स्तर की रिपोर्ट आती हैं बीजेपी नेतृत्व के पास, वो अगर ठीक ठाक नहीं रही, और इस बार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर भी जो एमपी हैं उनकी उपस्थिति को लेकर के कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बार बार कहने के बावजूद वो महत्वपूर्ण मौकों पर गायब रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिटिंग एमपी होंगे जो शायद 2024 के चुनाव मैदान में आपको और हमें दिखाई ना दे। जी, नेक्स्ट। हर्षद मालवीय जी कह रहे हैं, आज हनुमान जयंती के दिन पुणे शहर एनसीपी ने जानबूझकर
सिटी एरिया में नानापेट पुणे के मारुति मंदिर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। राज ठाकरे भी पुणे में आए हैं। राज ठाकरे की हनुमान चालीसा चल रही है। तो एनसीपी इसके भुगतेगी। एनसीपी को बहुत ज़्यादा यदि अभिमान हो गया है कि वो हिंदुओं को मुसलमान बना के चुनाव जीतना चाहते हैं, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट। मजेदार किस्सा तब हुआ जब शरद पवार राज ठाकरे के ठाणे रैली के आरोपों का जवाब देने के लिए अगले दिन 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ माजिद मेनन को लेकर के आए इंटरनेशनल इश्यूज पर रिमार्क दिलवाने के लिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में जब उनसे पूछा गया राज ठाकरे के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं राज ठाकरे को गंभीरता से लेता नहीं हूं, और उसके बाद 40 मिनट राज ठाकरे के आरोपों का जवाब देते रहे। गंभीरता से नहीं लेता हूं और 40 मिनट केवल राज ठाकरे के आरोपों का जवाब देते रहे। जी, तो इसी के साथ हम सभी दर्शकों को धन्यवाद करते हुए और ओंकार जी आपको धन्यवाद करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।